स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे फिर रेलवे एनटीपीसी का जीके है। ये लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। भौतिक विज्ञान का ध्वनि साउंड है, ये ध्वनि या साउंड है और यह पार्ट 2 है। ठीक है ना, पार्ट 2 है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 1 से 40 तक पढ़ चुके हैं, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसका 41 क्वेश्चन है कि एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है, आवाज नहीं सुन सकता है, तो उसका आंसर कब दिया है? ऑप्शन में दिया हुआ है कि उत्पादित आवृत्ति ध्वनि आवृत्ति से अधिक होती है, रात्रि में तापमान बहुत कम और दिन में अत्यधिक होता है, और सी हो ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है, और ध्वनि की चंद्रमा की सतह कई क्रेटर है। तो इसका आंसर 41 का क्या हो जाएगा? 41 का सी हो जाएगा कि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है, इसी की वजह से सुनाई नहीं देता है। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और 42 का क्वेश्चन है कि कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों घटित नहीं होती है? विवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण, अपवर्तन। तो ये 42 का हो जाएगा सी, ध्रुवण जो होता है प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता है। ठीक है, आगे चिल्लाते समय यदि हमेशा हथेली के मुंह पर समीप रखते हैं, क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा शीघ्र एक दिशा में इंगित होती है, पूर्णतः ध्वनि की बढ़ जाती है, ध्वनि स्वर का उतार चढ़ाव बढ़ जाता है, और डी है कि एक कार्यवाही का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 43 का 43 का ये हो जाएगा ए। इसका ए हो जाएगा उस ध्वनि में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होती है। आगे डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? डेसिबल का प्रकाश की गति, ऊष्मा की गति, ध्वनि की, रेडियो तरंग की। तो इसमें होता है ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए। तो 44 का हो जाएगा सी। आगे प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण, ध्वनि की चाल। तो प्रतिध्वनि मतलब कि किसी पर टकरा करके वापस आ रही है, तो ये परावर्तन होगा। इसका 45 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल के व ध्वनि के बीच की कितनी दूरी होनी चाहिए? तो इसका होता है 17 मीटर, कम से कम 17 मीटर। जैसे पहाड़ वाड़ पर, जैसे मान लीजिए हम घर में चाहे कहीं बोलते हैं, तो प्रतिध्वनि लाने के लिए 17 मीटर की दूरी होनी जरूरी है, तभी होगा, न्यूनतम 17 मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर 46 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 17 मीटर। ये याद रहे, क्वेश्चन पूछता है। रडार की कार्यप्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। रडार की कार्यप्रणाली किस पर था? ये आंसर देखिए, रेडियो तरंगों की अपवर्तन, रेडियो तरंगों का परावर्तन, डॉपलर प्रभाव, रमन प्रभाव। तो रडार 47 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रेडियो तरंगों के परावर्तन के कारण, परावर्तन। ठीक, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कितना होना चाहिए? ठीक, 1/10 सेकंड के बराबर, 1/10 सेकंड से कम, 1/10 सेकंड से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो 48 का हो जाएगा 1/10 से अधिक, 1/10 माना जाता है। ठीक ना, तो इसका 48 हो जाएगा सी। अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत, फर्श और रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य होता है ऑडिटोरियम की सुंदरता बनाना, निर्माण की लागत को कम करना, ऑडिटोरियम में आग से सुरक्षा करना, और ध्वनि के अवशोषण के प्रति करके प्रतिध्वनि को रोकना। तो इसका आंसर डी हो जाना चाहिए, डी है, इसका आंसर डी है। चलिए 50 क्वेश्चन है कि ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? ठीक है, तो 1/5 सेकंड, 1/10 सेकंड, 1/20 सेकंड, 1/2 सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का बी हो जाएगा, 1/10 सेकंड। ठीक, आगे ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? प्रतिध्वनि किसके? तो अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो 51 का क्या होगा? 51 का हो जाएगा सी, परावर्तन के कारण। जैसे कोई सरफेस होगा उससे टकरा कर वापस आएगी, तो प्रतिध्वनि है, परावर्तन उसी को कहते हैं। ठीक, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? देखिए 234 फीट, 56 फीट, 28 फीट, और ये हो गया 100 फीट। देखिए 17 मीटर होता है, यही कह रहा था 17 मीटर। ये फीट में पूछ दिया तो 17 3 51। ठीक है, 51, और मान लीजिए 3 इंच हर बार बढ़ रहा था, 17 3 51 यानी कि 12 चौक 48, 4-5 फीट मान के चलिए कि और बढ़ जाएगा।
तो ये हो जाएगा इसका आंसर 52 का बी हो जाएगा 56 फीट। ये याद रहे एकदम, मीटर में अगर पूछ दे तो 17 मीटर, फीट में पूछ दे तो 56 मीटर। ठीक, आगे स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, हम लोग जीडीसी में पढ़ते जीडी का एग्जाम आया था, तो उसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टेथोस्कोप किस ध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण। ठीक है, तो ये जो होगा आंसर इसका क्या होगा? 53 का ए हो जाएगा परावर्तन के। ठीक है, आगे प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होती है प्रतिध्वनि, तो ये हो जाएगा ऑप्शन में दिया हुआ है कि अपवर्तन, अवशोषण, परावर्तन, विवर्तन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी परावर्तन के कारण, प्रतिध्वनि परावर्तन। ध्यान रहे सोनार, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया था अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियर द्वारा, नौचालक द्वारा, तो ये हो जाएगा आंसर 55 का डी हो जाएगा। नौ संचालन में सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अनुरणन, अनुरणन काल और हाल के आयतन के बीच का संबंध प्रतिपादन किया है डाल्टन ने, न्यूटन ने, सेविन ने, लाप्लास ने, तो इसका 56 का हो जाएगा सी सेविन ने। अनुरणन काल और हाल के आयतन के बीच का संबंध प्रतिपादित किसने किया था? तो वो किए थे सेविन ने। ठीक, गूंजहीन हाल का अनुरणन काल होता है 0 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 1.8 सेकेंड, 8 सेकेंड, तो इस 57 का हो जाएगा ई 0 सेकेंड। ठीक, आगे जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिक को कदम से कदम मिलाकर न चलने की निर्देश दिया जाता है, क्योंकि दाब बढ़ने से पुल टूटने का खतरा होता है। पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। डॉपलर प्रभाव के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 58 का हो जाएगा बी, ये वाला पैरों से उत्पन्न ध्वनि से अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा। ठीक, 59 है हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण, विस्पंद के कारण, व्यतिकरण के कारण, विवर्तन के कारण, तो इसका आंसर हो जाएगा ये अनुनाद के कारण। ठीक, आगे कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच से गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव हो तो ध्वनि किस गुण के कारण होता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, अनुनाद के कारण या व्यतिकरण के कारण, तो इसका 60 का हो जाएगा अनुनाद के कारण। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। आगे जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हम विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? विवर्तन, व्यतिकरण, अनुनाद, परावर्तन, तो इसका 61 का हो जाएगा सी अनुनाद के कारण। चलिए आगे रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है परावर्तन, अनुनाद, व्यतिकरण, अपवर्तन, तो 62 का हो जाएगा बी अनुनाद की वजह से। आगे जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ बजाते हैं तो किसी स्थान पर विशेष पर बैठ श्रोता को उसकी ध्वनि नहीं सुनाई देता। इसका कारण क्या है? परावर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन, अनुनाद, तो 63 का हो जाएगा बी व्यतिकरण के द्वारा। 63 का हो जाएगा बी व्यतिकरण के द्वारा। समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर लाइट हाउस बनाए जाते हैं, जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाजों को संकेत भेजते हैं कि कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र साइलेंस जोन में पहुंच जाते हैं, जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। वह नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों किस गुण के कारण निर्मित होती है? परावर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन, अनुनाद, तो 64 का हो जाएगा बी व्यतिकरण के द्वारा। चलिए जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे से बातचीत करने वाले व्यक्ति को देखते हैं तो नहीं है, परंतु उनकी आवाज अवश्य सुना लेते हैं। इसका कारण है ध्वनि का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन, तो 65 का हो जाएगा डी विवर्तन के कारण। चलिए आगे किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को कहते हैं रमन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो इसका आंसर 66 का क्या होगा? 66 का वही हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। ठीक है, उतार चढ़ाव पर ध्यान रहे, जब आवृत्ति होने पर ध्वनि से स्रोत का आवृत्ति होने वाले उतार चढ़ाव पर जैसे कम और ज्यादा सुनाई देने पर डॉपलर का प्रभाव, ध्यान रहे डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से, जनसंख्या से, मनोविज्ञान से, मुद्रा चढ़ाव से, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ध्वनि का जो इसका हो जाएगा 67 का ध्वनि है ए ऑप्शन। ठीक है,
पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? बिग बैंग सिद्धांत, डॉपलर प्रभाव, चार्ल्स नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो ये देखिए वही तीक्ष्ण और तीक्ष्ण बढ़ती जाती है, सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्ण बढ़ती जाती है। तो इसका क्या होगा? इसमें 68 का हो जाएगा बी, डॉपलर के प्रभाव के कारण। ध्वनि में अधिकांश तौर पर डॉपलर को ध्यान रखें। ठीक है, आगे। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, शुष्क वायु की तुलना में दाब अधिक होता है, शुष्क वायु की तुलना में दाब कम होता है। तो जैसे देखिए आर्द्रता का मतलब क्या होता है? जैसे हवा है मान के चलिए, तो इसमें अगर आर्द्रता कम होगी तो ये बिरल टाइप का होगा। ठीक है, जो उसका कण होगा बिरल होगा, और वही आर्द्रता थोड़ा सा ज्यादा होगा तो ये कण उसका ज्यादा हो जाएंगे, मतलब पानी की मात्रा इसमें ज्यादा हो जाएगा, तो उसी को आर्द्रता बोलते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है, ठीक है, और शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 69 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्वनि का वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, तो ध्वनि का जो वेग है माध्यम पर निर्भर करता है। गैसों में अधिक और द्रव में न्यूनतम होता है? नहीं, ठोस में सबसे ज्यादा होता है और द्रव में उसके बीच वाला, और उसके बाद गैस में सबसे कम होता है। ठीक, तो इसे रहता है। तो ठोसों में अधिक और द्रव में न्यूनतम, ठोसों में अधिक और गैसों में न्यूनतम। इसका आंसर डी हो जाएगा, 70 का डी। ठीक है, अरे दादरी गलत हम पढ़ लिए भैया। हाँ ठीक तो है, 69 का। ठीक है, 71। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, नहीं वाला क्वेश्चन पर बहुत ध्यान देना है। गैसों में ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले तरंग पराश्रय तरंग, पराश्रय जो होता है 20,000 से ऊपर होता है, 20,000 से ऊपर होता है तो उसको पराश्रय बोलते हैं। तो ये तो होगा नहीं, 20,000 से कम ये नहीं होगा, ये सही नहीं है। इसका आंसर यानी कि इसमें 3 सही होगा, ठीक है, 1 गलत होगा। चलिए आगे, और यही आंसर होगा इसका, बी हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, उच्चतम आयाम और ध्वनि की अपेक्षाकृत प्रबल होती है, उच्च श्रव्य आवृत्ति की ध्वनि तीक्ष्ण होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना, बी। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि पराश्रय तरंग, ये जो है यही पराश्रय तरंग, इसको अश्रव्य तरंग कहते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त और उपरत्म से कोई नहीं। तो इसका आंसर 72 का क्या हो जाएगा? 72 का सी हो जाएगा, अवरक्त तरंग। ठीक, निम्नलिखित में से एक ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है। एक में से किसी ध्वनि का चाल, तो 0 डिग्री सेल्सियस वायु में, 100 डिग्री सेल्सियस वायु में, जल में, लकड़ी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायु में और जल में, इसी दोनों में से। तो जैसे देखिए ठोस, द्रव और गैस, ये है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके हिसाब से लकड़ी हो जाएगा, जैसे कि ठोस है, द्रव हो गया, एक गैस हो गया, 3 दोनों। ठीक, आगे। एक जेट वायुयान 2 मैक वेग के बराबर हवा में उड़ रहा है, जबकि ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है। तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 74 का हो जाएगा डी। 600 2 मैक से यानी किसके साथ गुणा कर दिया गया है, तो 264 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चलिए, लगभग 20 सेंटीग्रेड ताप पर किस माध्यम से ध्वनि की गति अधिकतम होती है? हवा, ग्रेनाइट, पानी, लोहा। तो इसका तो लोहा होगा। 75 का क्या होगा? डी होगा। आगे, जब ये 76 है कि एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रय ध्वनि का उपयोग किया जाता है, सोनोग्राफी, ईसीजी, ईईजी, एक्सरे। तो सोनोग्राफी जो होता है सुनने के लिए होता है, सोनोग्राफी। तो इसका आंसर 76 का क्या होगा? इसका ए हो जाएगा, 76 का ए, सोनोग्राफी होता है। चलिए, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं करती है? शून्य में संचरण, प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, मैग्नेटिक। तो इसका आंसर 77 का हो जाएगा, सी, ध्वनि। चलिए आगे, यदि डब्ल्यू ए यानी वी ए, वी डब्ल्यू, वी एस क्रमशः वायु, जल और इस्पात में ध्वनि का वेग, जैसे ये मान लीजिए ये वायु हो गया, ये जल हो गया और ये हो गया इस्पात। तो देखिए इसमें ठोस में जैसे वी एस हो गया ना, ये वी एस, जल हो गया वी डब्ल्यू और वी ए, ठीक है ना, वी ए। तो ये इसमें सबसे ज्यादा इस्पात में, उसके बाद से जल में, उसके बाद से वायु में। तो इसका देखिए कौन सा आंसर होगा, ऐसे दिया हुआ है। तो पहले
ये होगा, फिर डब्लू होगा, फिर यस होगा, ए डब्लू यस। इसका आंसर 78 का हो जाएगा ए। ठीक, आगे। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं ठोस माध्यम में, द्रव माध्यम में, गैस में, निर्वात में। इसका आंसर हो जाएगा 79 का डी, निर्वात में नहीं चल सकती है। इन तीनों में चलेगी लेकिन निर्वात में नहीं चल पाएगी ध्वनि। ठीक, इसलिए कि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक, 80 है, यह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त किया होता है क्या कहलाता है? रडार, सोनार, पुकर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 80 का हो जाएगा बी, सोनार। ठीक, आंसर बी। पराध्वनिक विमान नामक एक घाती तरंग पैदा करते हैं। संक्रमण तरंग, पराश्रय तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, पराश्रय तरंग। पराध्वनि जो अधिक होगा तो ये वाला हो जाएगा 81 का पराश्रय। पराश्रव्य तरंग, तो दोनों तो एक ही लिखा गया, ये कुछ और होगा। ठीक है ना, अपश्रव्य मान कर चलिए, एक पराश्रय द्रव्य, दोनों तो एक ही लिखा गया है। ठीक, उसका हो जाएगा पराश्रय तरंग। इको साउंडिंग प्रयोग होता है ध्वनि के कंपन उत्पन्न करने के लिए, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए, ध्वनि समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयुक्त से कोई नहीं। तो 82 का हो जाएगा सी, समुद्र की गहराई मापने के लिए इको साउंडिंग का प्रयोग करते हैं, समुद्र की गहराई को मापने के लिए। एकास्टिक विज्ञान है, प्रकाश से संबंधित, ध्वनि से संबंधित, जलवायु से संबंधित, धातु से संबंधित। तो 83 का क्या हो जाएगा बी, ध्वनि से संबंधित। एकास्टिक जो विज्ञान है वो ध्वनि से संबंधित है। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है, मानक ध्वनि स्तर है। तो 84 का हो जाएगा बी, 60 डिग्री। इससे अधिक हम लोग को 90 से अधिक सुनाई नहीं देगा। ठीक, तब 90 से अधिक जब सुनाई नहीं देगा तो 90 कट गया, 120 भी कट गया, ये भी नहीं कटा, तो यानी 60 अकेले बच गया। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उदाहरण को कहते हैं निमग्न। रडार, सोनार, क्वार्टर, स्पंदन। तो इसमें 85 का हो जाएगा बी, सोनार, उसी से प्रयोग किया जाता है। मेघ गर्जना, सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि डर को दूर कर सके, दोनों कानों को करपटल पर वायु के दबाव को बराबर करने के लिए, अधिक ध्वनि प्राप्त कर सके, मुंह से बाहर निकलने वाली वायु बाहर निकलने के लिए। तो इसका 86 का हो जाएगा बी, कि दोनों कानों के करपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए। ठीक, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तरंग दैर्घ्य, विस्तार, आवृत्ति, तीव्रता। तो 87 का हो जाएगा आवृत्ति, आंसर हो जाएगा सी। आगे, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? महो द्वारा, हेनरी द्वारा, लक्स द्वारा, डेसिबल। तो ध्वनि की तीव्रता जो मापी जाती है डेसिबल के। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये समाप्त हो गया। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।